हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का अपना नया टॉपिक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और हमारा जो संविधान है उसमें कहाँ से कहाँ तक इनका वर्णन है। तो संविधान के भाग 3 में हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर इनका मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और संविधान का जो भाग 3 में अनुच्छेद अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या किया गया है? फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं और किस किस तरह से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे उन पर रोक है। ये सब चीजें बताई गई कि इस मौलिक अधिकार है क्या और कैसे इनका वर्णन किया गया है। मूल अब ये देखिए संविधान के भाग 3। अब जो संविधान का भाग 3 है, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के भाग 3 को। और ये जो मैग्ना कार्टा है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा से लिया गया है ये, ठीक है। और मूल अधिकार जो है, जो मौलिक अधिकार है, उनको अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। हमारे संविधान में भाई कि मौलिक अधिकार होने चाहिए जिससे लोगों के, जो समाज के नागरिक हैं, उनका हनन ना हो सके उनके अधिकारों का। इसलिए मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। अब मूल अधिकार, मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स, ये तीनों एक ही चीज है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अब मूल अधिकार होते क्या है? मूल अधिकार जो है वो लोकतंत्र के आदर्श, जो लोकतंत्र है वो बना रहे, विकास होता रहे। लोकतंत्र का विकास कैसे होगा? अब लोकतंत्र क्या है? यानी कि जनता का राज। अब जनता का राज मतलब नागरिक, जो हमारे देश के नागरिक हैं। अब नागरिकों के साथ क्या हो? नागरिकों का विकास हो। अब नागरिकों का विकास कैसे होगा? कि उनको आजादी मिले। किस चीज की? अपना कमाने खाने की, देश में के अंदर कहीं भी रहने की, नौकरियां, जैसे उनको गवर्नमेंट नौकरियां मिले। तो इस तरह की आज़ादी, और लोगों को भाई समानता का अधिकार मिले, संरक्षण मिले लोगों को। कि जैसे भी देश के प्रतिनिधि अब चुने जाते हैं, कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक मंत्री जो बनते हैं, ये कोई भी नागरिकों के अधिकारों का हनन ना कर सके, ठीक है ना। नागरिकों के हित में कानून बनाए जाए। ये सब चीजें कहाँ, किस लिए की गई है? नागरिकों के लिए। अब ना, ये जो मौलिक अधिकार है वो भी नागरिकों को ही दिए गए हैं। तो इसलिए लोकतंत्र के जो आदर्श है, लोकतंत्र के आदर्शों का विकास हो, यानी लोकतंत्र का विकास हो। इसलिए भारत की जनता को, किसको? भारत की जनता को, यानी भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि देश का विकास हो। सीधी सी बात है, नागरिकों का विकास होगा, किसी देश के नागरिक अच्छे से विकास करेंगे तो ही तो देश का विकास होगा ना। और हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र, जो हमारे देश के संविधान में जो लोकतंत्र को अपनाया गया है, लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है, तो वो कैसे बना रहेगा लोकतंत्र? नागरिकों से। और नागरिकों को अगर उनके मूल अधिकार मिलेंगे तभी तो नागरिकों का विकास होगा ना। जैसे आप मान लीजिए, अब देश की जनता के साथ ही भेदभाव किया जा रहा है, उनका जैसे कि हनन हो रहा है अधिकारों का। कैसे? जैसे लोग हैं वो कहीं भी जॉब वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब है, अगर इनके लिए, नागरिकों के लिए अगर कोई कानून नहीं बनाया गया कि भाई हाँ इनको 8 घंटे की नौकरी करनी है और 8 घंटे में इनको इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा ना करके सभी एजेंसियां, जो भी है गवर्नमेंट बॉडीज हैं या कोई भी प्राइवेट एजेंसीज हैं, ये क्या करें? अपना प्रॉफिट देखें और लोगों को काम करवाएं इनसे 12 घंटे ना, लोगों से, और उनको सैलरी दे 5 या 6 घंटे की। तो इससे क्या होता है ना। यानी कि इसलिए ये कहा, ये क्या हो रहा है? नागरिकों का नुकसान हो रहा है, इनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है ना, हानि पहुंच रही है इनको। तो इसलिए ये कहा गया कि ऐसे ऐसे मूल अधिकार बनाए कि मूल अधिकारों के अकॉर्डिंग ही हम, जो ये नए कानून बनाए जाते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारे भाई नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, तो वो क्या करते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना। तो इसलिए ये मूल अधिकार बनाए गए हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया, आगे अच्छे से इनको समझते हैं।
अब क्या है, मूल अधिकार जो थे शुरू में कितने थे हमारे मूल अधिकार, जब हमारे देश का संविधान बना था स्टार्टिंग में, तो मूल अधिकार कितने थे? 7। 7 मूल अधिकार थे। पर आज के टाइम में वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो एक मूल अधिकार कौन सा हटा दिया? एक हटा दिया, संपत्ति का मूल अधिकार। कौन सा? संपत्ति का। संपत्ति का अधिकार जो 31 में था, अनुच्छेद 31 था अधिकार, अनुच्छेद, इसको भाई अनुच्छेद 31 में था, 31 में था, इसे हटा दिया और इसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया। मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया? इसे कानूनी अधिकार बना दिया। अब मूल अधिकार से क्यों हटा दिया, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में था, उसे मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया। अब कानूनी अधिकार कौन सा? जिसमें सरकार छीन सके, जिसे सरकार छीन सके, हटा सके, छीन सके, जिसे सरकार छीन सके, और ये तो हो जाएगा कानूनी अधिकार। और मूल अधिकार, जिसे सरकार या कोई व्यक्ति, जिसे सरकार या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान छीन ना सके, छीन ना सके। ये तो डिफरेंस हो जाएगा मूल अधिकार में और कानूनी अधिकार में, ठीक है ना। तो मूल अधिकार, अब जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये अब कहाँ डाल दिया गया? ये डाल दिया गया अनुच्छेद 300 ए में, 300 ए में भाग 12 में, भाग 3 से निकालकर, अनुच्छेद 31 से निकालकर इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया, ठीक है। अब इसे कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया? तो संपत्ति का अधिकार इसलिए हटा दिया गया, जैसे अब कोई भी गवर्नमेंट का, जैसे देश के विकास के लिए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं जिससे देश का विकास हो, लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, देश के विकास के लिए कोई नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए? जमीन जायदाद चाहिए, भूमि, ये सब चाहिए ना। और ये क्या है? संपत्ति है लोगों की। अब लोगों ने क्या कहा कि हम तो अब नहीं देंगे अपनी जमीन, अपनी संपत्ति को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों के खिलाफ क्या कर सकते हैं जो नागरिक हैं? वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर मूल अधिकारों की रक्षा करेगा, लोगों के पक्ष में रहेगा। तो ये जो है देश के विकास में बाधक थे ना, जो संपत्ति का अधिकार है वो देश के विकास में बाधा पैदा कर रहा था, इसलिए इसको वहां से हटाकर कानूनी बना दिया कि सरकार को जब, अगर देश के विकास के लिए सरकार को अगर किसी की जमीन चाहिए, किसी की संपत्ति में कुछ संपत्ति पर अधिकार चाहिएगा, तो सरकार उसे ले सकती है। पर ऐसा नहीं है कि फ्री में हड़प ले, नहीं, सरकार उसके बदले में अच्छा खासा उसे मुआवजा देगी। और सरकार के कामों में, जैसे सरकार देश के विकास के लिए अगर कोई काम कर रही है और उसमें अगर किसी इंसान की संपत्ति अवरोध पैदा कर रही है, मतलब कि कहीं रुकावट आ रही है उसकी वजह से भी, हाँ वो उस जमीन को लेना चाहते हैं, वहां से हाईवेज निकालना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी कर, मतलब कि कोई भी देश के कोई भी अच्छी बड़ी कंपनी लगा रही है, कुछ और ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे कोई अस्पताल बनाया जा रहा है, एम्स वगैरह, कोई काफी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, कुछ भी है, तो ऐसी जगह अगर देश के विकास के लिए अगर सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करती है, शहरों के विकास के लिए जैसे जमीन का अधिग्रहण करती है, तो वो इसी के तहत हो सका है जब उसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है ना। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था कानूनी अधिकार, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, ठीक है ना। जब संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में और भाग 12 में जोड़ दिया गया है। इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है और ऐसे पॉइंट्स में आ जाता है कि मूल अधिकार कितने थे? पहले तो आपको याद रखना 7 थे, बाद में वर्तमान में उनको हटा दिया। कब? 44वें संविधान संशोधन के बाद 6 हो गए हैं, 1978 में हुआ था। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में। अब उसको अनुच्छेद 31 हटाकर कहाँ डाल दिया गया? तो 300 ए में। और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको इतना डिटेल्स में समझा रही हूँ एक ही अधिकार के ऊपर, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक हमारे लास्ट वीडियो में हो गई थी, मैंने वहां जो है वो आप लोगों को जो
प्रस्तावना में संशोधन बताया था कि प्रस्तावना में संशोधन 42 जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, पिछली वीडियो में है ये गड़बड़, तो उसको देख लीजिएगा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। प्रस्तावना में एक संशोधन जो हुआ है आज तक, कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, 42वां, ये हुआ था 1976 में। मैंने वहां बाय मिस्टेक 1973 बता दिया, जो रॉन्ग है। वो मैंने केशवानंद भारती मामले का जो देखा था, वहां ये बताया गया था केशवानंद भारती मामले में 1973 में सरकार जो हाई कोर्ट है उसने ये इजाजत दे दी थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मेरे दिमाग से निकल गया और मैंने 1973 वहां डेट डाल दी है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब आपको ये कानूनी अधिकार तो बताया गया था। अब आ जाते हैं अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है। जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, अधिकार निलंबन, इनका निलंबन भी होता है, तो इनको निलंबित कब किया जा सकता है? निलंबित यानी कि निलंबित का मतलब होता है थोड़े समय के लिए उनको रोक दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, थोड़े समय के लिए अधिकारों को हटा दिया जाता है। एक कौन करता है इनको? राष्ट्रपति। ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, जो मूल अधिकार हैं हमारे, उनको निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और कब कर सकता है? जब राष्ट्रीय आपात हो। कब हो? राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात। अभी राष्ट्रीय आपात कब होता है? जब युद्ध हो। क्या हो? युद्ध में, या कोई विदेशी, जब किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो या कोई विदेशी देश आक्रमण कर दे, उस टाइम मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के टाइम में हो सकता है। पर तीन तरह के आपने आपात पढ़ेंगे ना, तो जो सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह के टाइम जैसे आंतरिक आपात होता है, वो विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपात, तब नहीं हटाए जाते, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात में हटाए। राष्ट्रीय आपात यानी युद्ध और विदेशी आक्रमण के टाइम मूल अधिकारों पर राष्ट्रपति स्थगित कर देता है, निलंबित कर देता है, ठीक है। और जब सशस्त्र विद्रोह होता है ना, आंतरिक आपात, उस समय मूल अधिकारों का स्थगन नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं रक्षा। इनकी रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों का हम कहते हैं रक्षक है। तो संविधान में ये साफ साफ कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो देश के नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, साथ में हाई कोर्ट के पास जा सकता है। जब किसी भी इंसान के को लगता है, किसी भी नागरिक को लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ये जो नियम बना है इससे देश के नागरिकों का नुकसान होगा, तो वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और हाई कोर्ट में। अब ये नहीं है कि पहले हाई कोर्ट में जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट उसके पास, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास उसको भेजेगा, क्योंकि बहुत से मुद्दे या केसेस ऐसे होते हैं कि हमें पहले निम्न स्तर के न्यायालय में, फिर वहां से हम हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। पर मौलिक अधिकारों में, ये क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में, मौलिक अधिकारों में क्या होता है कि नागरिकों को ये हक है, ये अधिकार मिला है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी, जहां उनका मन करे दोनों जगह जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार क्या है? वाद विवाद योग्य है, इन पर बहस हो सकती है, तभी तो कोई डिसीजन निकलता है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? वाद विवाद ही होता है। जैसे कि अब कोई फर्क, किसी भी एजेंसी ने कोई कानून नियम या कुछ ऐसा काम कर दिया है जो जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो अब वो नागरिक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, यहाँ से तो नागरिक गए, और वहां से वो एजेंसी आएगी, तो क्या होगा? दोनों का वाद विवाद होगा। एजेंसी अपने तर्क देगी, नागरिक अपने तर्क, इनके वकील अपने तर्क देंगे, इनका वकील अपने तर्क देगा। फिर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि कहाँ गलती है, कहाँ सही है, और फिर वो बताते हैं कि हाँ भाई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं, तो यहाँ पर जाके फिर बाद में फैसला होता है। तो ये नागरिक अधिकारों का रक्षक कौन, ना सॉरी, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और मूल अधिकार जो है वो वाद विवाद के योग्य है। यार ये तो थी मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ बेसिक बातें, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे मूल अधिकारों को कि हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो मूल अधिकार हमारे हैं 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। अब हम इनको शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद 12 से ही शुरू हो जाते हैं। अनुच्छेद 12 क्या बताता है ये देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 सिर्फ एक परिभाषा देता है, कुछ बताता है कि राज्य
जो राज्य है वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, ऐसा कानून नहीं बनाएगा कैसा, जिससे मौलिक अधिकारों का नुकसान हो या मौलिक अधिकार छीने जा सके। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा कि मौलिक अधिकार छीने, ठीक है ना। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मौलिक अधिकार छिन जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसे अब राज्य के अंदर ये नहीं है कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान ऐसे नहीं, इसके अंदर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, या कोई लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है ना। जैसे कि गांव में सरपंच होता है, फिर उसके बाद शहर आ जाते हैं, वहाँ चेयरमैन, मेयर, स्टेट में सीएम या पीएम, या जो भी राज्यपाल, राष्ट्रपति। यानी कि ये जो है कोई भी ऐसे अधिकार, ऐसे कोई कानून नहीं बनाएंगे कि जिससे लोगों के मौलिक अधिकार छिन जाए, ठीक है। अनुच्छेद 12 में यही बताया गया है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कम किया जा सकता है, कम क्या कम किया जा सकता है, अधिकार कहाँ कम, अधिकारों को कम, अल्पीकरण, अधिकारों का अल्पीकरण कर सकते हैं, अधिकारों का अल्पीकरण या उनको कम कर सकते हैं। और कहाँ कम कर सकते हैं, जब अब ये तो आ गया था कि नहीं अधिकारों का तो हनन नहीं हो सकता, हमने जो पीछे के उसमें पढ़ा कि भाई अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, केस हो जाएगा। पर वो कैसे, जब एक नागरिक दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन ना करे। एक व्यक्ति क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना पहुंचे, एक नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना दे, तकलीफ ना दे। वो कैसे, अब आप मान लीजिए अधिकारों में कहा गया है कि भाई आप आजाद हैं, आपको कहीं भी आने जाने की, बोलने की, कहीं भी अपना मतलब कि ग्रुप बना के बैठने की, घूमने फिरने की आजादी है। अब आपको बोलने की आजादी है, पर ऐसा नहीं है कि किसी को मन आया वही बोल दो, आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है। पर वो चीजें, इनको भी अधिकार जो है उनको भी थोड़ा सा बांधा गया है, लिमिट है इनकी भी। इनमें ऐसा नहीं है कि आप उस मन में आए उसी को गालियां दे दो। अब आप एक इंसान क्या करता है, दूसरे आदमी को मन आप बिना बात के मन आई गालियां देने लग जाए, बुरी बुरी बातें बोलने लग जाए, तो उसका मतलब क्या है, दूसरे का जो अधिकार है उसका तो हनन हो रहा है ना। तो वो दूसरा इंसान क्या करेगा, वो उसके खिलाफ केस कर देगा। जैसे बोलते हैं कि मैं तेरे खिलाफ मान आने का केस कर दूंगा, क्योंकि उसकी तो मान, उसका इज्जत कम हो रही है ना भाई, उसके खिलाफ गालियां दे रहे हो, उसको बुरा भला बोल रहे हो, समाज में दूसरे लोग सुन रहे हैं, तो उसकी इज्जत कम हो रही है, तो मान आने का केस कर देगा। ऐसे जैसे एक नागरिक, तो यही अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि एक व्यक्ति का मूल अधिकार दूसरे व्यक्ति को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ठीक है ना, वरना उसके खिलाफ क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। अब आप गाड़ी चला रहे हो, बोले मेरी मर्जी, मेरी गाड़ी में मुझे तो मूल अधिकार मिला हुआ है, मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ। आप किसी के घर में घुसा दो, किसी इंसान में टक्कर मार दो, किसी की दुकान वगैरह में घुसा दो, उसका नुकसान कर दो, तो ये क्या है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है ना। ये मौलिक अधिकार में नहीं आते हैं। मौलिक अधिकार को भी लिमिटेड किया गया, बांधा गया है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बस, ठीक है ना। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, किसी के घर में घुस जाओ बिना मतलब के, और जाके बैठ जाओ, उनके वहाँ टीवी चल रहा है, टीवी देखो, खाना खाने लग जाओ, कहते मेरा तो अधिकार है, मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो अनुच्छेद 13 यही कहता है कि मूल्य अधिकारों को भी अल्पीकरण किया गया, जहां वो असंगत है, मतलब कि जहां वो सही नहीं है, वहां मौलिक अधिकारों को बांधा गया है। ये अनुच्छेद 12 ये कहता है कि राज्य और कानून, भाई राज्य ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे मौलिक अधिकार छिन जाए, ठीक है। अनुच्छेद 12 में तो ये बताया गया है। और अनुच्छेद 13 ये बताता है कि एक नागरिक किसी दूसरे व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का यूज करके दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकार को नुकसान ना पहुंचे। भी एक आदमी दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा तो वहां मौलिक अधिकारों के बेस पे उसकी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई रक्षा नहीं करेगा, उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। और एक बात और इसमें अनुच्छेद 13 में बताई गई है कि भारत के संविधान से पहले जो कानून बने थे, अब भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पर उससे पहले पहले जो कानून बने हुए हैं, पहले जो कानून बने थे वो बने रहेंगे, वो बने रहेंगे। क्यों बने, वो बने रहेंगे भैया, ऐसे बहुत से कानून हैं जो हमारे देश का संविधान बनने से पहले लागू हुए थे और वो अच्छे थे भाई। भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा कि हाँ ये कानून अच्छे, इनको ऐसे एज इट इज बने रहने देते हैं। पर वो तब तक बने रहेंगे जब तक वो मूल अधिकारों का हनन ना हो, उनसे मूल अधिकारों का
नुकसान ना हो, हानि ना हो, मूल अधिकारों की कोई हानि ना हो। जो पहले के जो कानून हैं, जो हमारे देश में पहले से लागू हो रखे हैं और वो कानून कहीं हद तक सही थे, वो कानून बना रखे, पर अब अगर उन कानूनों की वजह से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, जैसे कोई ऐसी परिस्थितियां आके खड़ी हो जाती हैं कि वो कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उन कानूनों को हटा दिया जाएगा, ना कि मौलिक अधिकारों को हटाया जाएगा। ठीक है। और ना ही पहले और ना ही बाद में सरकार, ये सब अनुच्छेद 13 में बताया गया कि सरकार पहले से बने हुए कानून और अब संविधान बनने के बाद सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का नुकसान करता हो। अगर उससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस कानून को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पहले और बाद के, प्री और पोस्ट, पहले बने हो चाहे बाद में बने हो, ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाता है उसे खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। संविधान की, ये तो बहुत बार कई फैसलों में सुनाया गया है कि संविधान के मूल ढांचे में, अब मौलिक अधिकार क्या संविधान का मूल ढांचे में तो है, संविधान में कुछ भी नया ऐड कर सकते हैं, पर संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब जब कोई संशोधन किया जाता है तो कुछ उसमें नया ऐड किया जाता है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, ना कि उसके मूल ढांचे को खत्म करके भाई हटा दो, इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे भाग को हटा दो, नया डालेंगे, ऐसा नहीं। अब हम अनुच्छेद 14 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 13 हो गया, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 14। अभी अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, समता, समता का अधिकार, समता यानी समानता, क्या है? समानता। तो समानता के अधिकार है। अब हम एक एक जो एक एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, 15, 16, इनको अलग से एक एक करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। अब ये क्या है भाई? इसमें दो बातें कही गई, एक तो कानून के समक्ष समानता और दूसरा कहा गया है कानून के समक्ष अब कानून का समान संरक्षण, दूसरी क्या बोली गई है? कानून का समान संरक्षण। अब ये दोनों को समझते हैं। जो कानून के समक्ष समानता है ना, ये तो ली गई है यूके, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यू। और जो कानून के समान संरक्षण है, इसे लिया गया है यूएस से, अमेरिका से। अब कानून के समक्ष समानता का मतलब है जो हमारे देश का कानून है उसके सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई अधिकारी है पोस्ट पर, कोई भी धर्म है उसका, कोई भी जाति है, ठीक है ना। इन सब चीजों को ध्यान में ना रख के कानून के सामने सब समान है, चाहे कोई अमीर कोई मर्डर, किसी की हत्या कर देता है और चाहे कोई गरीब कर दे, दोनों को वो ही उम्र कैद मिलेगी। ऐसा नहीं भी तू अमीर है या तू गरीब है तो तुझे ज्यादा सजा दे देते हैं, अमीर को कम सजा दे देते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे आप किसी पोस्ट पे हो, कोई बड़ा अधिकारी बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। कानून के सामने सभी समान है। एक जो कानून बनेगा वो सब पर समान रूप से लागू होगा, कानून के समक्ष सभी समान है। अब आप मान लीजिए जैसे कि कोई गरीब रिक्शा चलाने वाला है, उससे किसी आदमी के मर्डर कर देता है, और आपके कोई अमीर जैसे कि अंबानी जी हैं, अब वो किसी का मर्डर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अंबानी जी को माफी मिल जाएगी, तू देश का बहुत अमीर आदमी है, तेरे वजह से देश का थोड़ा नाम है, इसे तुझे छोड़ देते हैं, और गरीब आदमी का क्या है, इसका कुछ नहीं, इसके आगे पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है, चलो इसको सजा दे देते हैं, इसको तो फांसी की सजा दे दी और इन्हें कुछ नहीं कहा, अमीर आदमी को। तो ऐसा कुछ नहीं है। कानून की समझ समानता का मतलब ही यही है कि चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, चाहे वो कितना ही अमीर हो, कितना ही फेमस इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आ जाता है कि जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति को तो सजा माफ करने का हक है, राज्यपाल है उन्हें भी। तो अगर ये कोई क्राइम कर देते हैं तो सजा इन्हें भी मिलेगी, पर कब? जब ये अपने पद से हट जाएंगे। कब? जब अपने पद से हट जाएंगे। क्योंकि अगर इनको पद पे रहते रहते सजा दे दी तो ये अपना तो खुद की सजा माफ कर लेंगे, ये एक लेटर लिख देंगे कि मैं अपनी सजा माफ करता हूँ, अपने साइन कर देंगे, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं फलाने स्टेट का राज्यपाल, ठीक है ना। पर ऐसा, ये समझ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये कब इन पर सजा कब लागू होगी? जब ये अपने पद से हट जाएंगे।
जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, ये जब अपने पद से हट जाएंगे, जब इनका भैया आज तो राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म, ले भाई तड़के ही तुम्हें सजा, ठीक है ना। तो ऐसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को कब सजा मिलेगी, जब वो अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ में। अब कानून का समान संरक्षण, ये दूसरा पॉइंट ये जो यूएसए से लिया गया है। अब ये क्या है कि कानून जो है वो संरक्षण भी देता है। कैसे, ये यूएसए में लागू किया गया था उसको। अब ये भी भाई हमारे देश का जो संविधान है और दूसरे देश के संविधानों को खंगाला, जो जो अच्छी बातें मिली थी उन्हीं को तो उठा के लाए थे। इसीलिए तो हमारे देश को संविधान को उधार का थैला बोलते हैं, कि जो दूसरे देश के संविधानों से जो जो मेन मेन पॉइंट, हाँ भाई इनसे देश के लोगों का विकास होगा, हाँ भाई ये अच्छी बात है, भैया उसी को उठा के हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। कम से कम 60 देशों के 60 संविधान, जो 60 देश हैं उनके संविधानों को खंगाला था अच्छे से, हाँ कि हाँ इसमें ये अच्छी बात, इसमें ये अच्छी बात है। तो यूएसए से जो लिया वो था कानून का समान संरक्षण। यानी कि अब आपने देखा होगा ये संरक्षण क्या है, कि जैसे कि 5 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, उसने भी वही क्राइम किया जो एक 22 साल के लड़के ने किया, ठीक है ना। सेम क्राइम है दोनों का, सेम अपराध, दोनों ने एक सा अपराध किया है। अब क्या दोनों को सेम सजा मिलेगी? नहीं। 5 साल के बच्चे को क्या बोल देते हैं कि नाबालिग है तो इसको तो बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, और इससे क्या होगा, जेल डाल दिया जाएगा, है ना। और जेल में क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। सभी ने तकरीबन भी जीवित रहने का, और ये दो तीन अधिकार ऐसे जो मिलते हैं। ऐसा तो नहीं होता घूमने का कहीं भी जाओ भाई, नहीं, ऐसे अधिकार तो नहीं मिलते ना। तो जो 5 साल के बच्चे को कम सजा मिली, कम क्या, उसको सुधार गृह भेजा जाएगा, ठीक है ना। और 22 साल का जो लड़का है उसको अलग से सजा दी जाएगी। तो ये है कानून का समान संरक्षण। अब यहाँ ये लागू नहीं होगा कानून के समक्ष समानता, यहाँ लागू होगा कानून का समान संरक्षण। अब कोई औरत है उसको उसके हिसाब से सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है अनुच्छेद 14 में। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 15। अब वो क्या कहता है भाई, देखते हैं वो कैसी समानता को डिफाइन कर रहा है। अनुच्छेद 15 ये है तो 18 तक समानता की। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के, यानी कि इंसान के साथ जब हमारे देश के नागरिक है, कोई भी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी भी लिंग का है, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, या जैसे कि किसी भी जगह उसने जन्म लिया हो, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भेदभाव न करके समान अधिकार है, उसे समान समान अधिकार मिले हैं, ठीक है ना। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। अब अनुच्छेद 15 कौन सी स्वतंत्रता को डिफाइन करता है, ये क्वेश्चन में आ जाता है। और नीचे ऑप्शन में पहला जो हमने समझाया वो था, इसके बाद ये और दो तीन समानताएं हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के नाम पर, यानी कि आप हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, अगर कोई जॉब है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस धर्म से हो, आपको वो मिल जाएगी। या भैया आपको किसी मंदिर में जाने पर रोक लगा दी जाए, भैया आप मुस्लिम है तो मस्जिद में ही जाओ, आप हिंदू है तो मंदिर में ही जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी जाति के हो, पहले क्या होता था गांव में जात ऊंच नीच बहुत, भी जाति के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, ना उनको स्कूलों में पढ़ने दिया जाता था, ना घर, जैसे किसी के ऊंची जाति के घर तो शायद उसके दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। तो ये बहुत पहले ऐसा होता था, अब तो बहुत कम हो गया। कम तो क्या, शहरों में तो खत्म ही हो गया, गाँव में हल्का थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अब आप आदमी हैं या पुरुष, कह रहे ये काम आदमी का है, ये आदमी करेगा, ये औरत का, ये औरत करेगी, जैसे आप देखते हैं, तो वो खत्म हो गया है। किसी का उसके जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हट तू तो वहाँ का, वहाँ तूने तो उस स्टेट में जन्म लिया था, वो तो बहुत ही बैकवर्ड स्टेट है, इनको कोई तमीज नहीं है, इनको न बैठने उठने का सलीका है, ना खाने पीने का सलीका है, तो इनके साथ कोई भेदभाव किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अनुच्छेद 15 में इन सब के आधार पर समानता दी गई है, जाति धर्म के आधार पर समानता दी गई है। पर आरक्षण, अब हमने कहा कि धर्म के आधार पर समानता है, पर हम एक आरक्षण भी मिला हुआ है। आप आरक्षण को देखते हो, अब आरक्षण को आप क्या समझते हो? आरक्षण क्या होता है? ये एक है तो भेदभावी आरक्षण भी, पर ये सकारात्मक आरक्षण है, सकारात्मक एक पॉजिटिव आरक्षण है, पॉजिटिव भेदभाव। इसमें क्या है कि हमारे देश में जो कई तबके के लोग ऐसे हैं जिनका कोई विकास नहीं हो पाता, पहले के साथ, पहले के टाइम में उनके साथ भेद, अगर शुरुआत में उनके साथ इक्वलिटी यानी समानता का व्यवहार किया जाता है तो वो नीचे रहते ही नहीं रहते ना। तो उनके साथ अगर कोई भेदभाव किया गया है तो इसलिए उनको ऊपर उठाने के लिए, अब जो आगे बढ़ रहे हैं, आरक्षण बोलता है जो आगे बढ़ रहे हैं भाई तुम तो बढ़ते रहो, पर जो नीचे है
नीचे हैं उन्हें थोड़ा आगे निकालें, थोड़ा आगे बढ़ाएं। जैसे कि ये तबका तो आगे बढ़ रहा है और ये तबका नीचे है, तो इसे पुशअप थोड़ा सा कर दिया कि हाँ भाई आप भी बढ़ो, आरक्षण दे दिया। धर्म में तो कोई आरक्षण है ही नहीं, आरक्षण तो जाति के आधार पर है और लिंग के आधार पर भी है। जाति के आधार पर आरक्षण कैसे? अब जैसे कि ये हरिजन, वो पहले तो नीची जाति के लोगों को, दलित वर्ग को बहुत बुरा भला बोल देते थे, अब तो उनको उनकी जाति के नाम से भी बोलने पर भी क्राइम, मतलब कि फाइन लगता है ना। अब जाति के आधार पर जो दलित वर्ग हैं और जो हरिजन हैं उनको क्या, उनको आरक्षण दे दिया कि हाँ भाई नौकरियों में तुम्हारे लिए 10% सीटें रहेंगी, कोई यूनिवर्सिटी है वहां पर आपके लिए सीटें रहेंगी, कोई कॉलेज है, भाई इन गरीब लोग हैं, ये इनके पास पैसे वैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहे इनके नंबर कम आए पर इनको आरक्षण मिल गया, वो सीटें यही लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से इनको जाति के आधार पर आरक्षण मिल गया। अब लिंग के आधार पर अभी चल रहा था कि औरतों को 33% का आरक्षण मिले, है ना। तो वो क्या है, लिंग के आधार पर हो गया कि औरतों के लिए अलग, आदमी के लिए अलग आरक्षण। जन्म स्थान, कई बैकवर्ड एरियाज हैं उनके लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। अब हमारी जो संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वहां भी सीटें आरक्षित की जाती है, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, ठीक है ना। औरतों के लिए, अब तो औरतों के लिए भी चल रहा था, वो अधिनियम कानून बना दिया गया कि औरतों के लिए भी सीटें अलग से 33% रिजर्व कर दी जाएगी। तो ये सब क्या है, ये आरक्षण। और ये आरक्षण क्यों दिया जाता है कि जो ये आरक्षण भेदभाव है, पर ये अच्छा भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव, जिससे जो समाज में जो तबका नीचे रह गया उनको भी विकास की दौड़ में आगे लाया जा सके, ताकि उनका भी, देश का विकास तो तभी होगा जब सभी लोगों का विकास होगा। ऐसा नहीं कि अमीरों को अमीर कर दो, ऊंचे उठे हुए लोगों को ऊंचा कर दो और जो बाकी उनको नीचे रहने दो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है, बट आरक्षण जो इसका एक एक्सेप्शन है, पर ये आरक्षण क्या है, एक अच्छा भेदभाव है, ठीक है ना। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन पर कोई रोक नहीं है। अभी जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अभी तुझे तो सीट मिलेगी, पर जो बेचारे दलित वर्ग के हैं अब उनका भी तो विकास हो। पहले गरीब, ये जो हरिजन लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, इनको कोई जॉब, नौकरियों में सीटें नहीं थी, इनको बता दिया गया था कि तुम्हारा यही काम है, गंदा ये जो मैला उठाओ या ये काम करो वो करो, भाई नीचे काम, गलत जो बुरे काम होते थे वो करवाए जाते थे हरिजन से, दलित वर्ग से। पर उनका विकास करने के लिए ये आरक्षण डाला गया है। और आपको पता ही, हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो दलित वर्ग से ही थे, उन्होंने ये सब चीजें झेली थी, इसीलिए इस विधान में उन्होंने इन सब चीजों को इंक्लूड किया, ताकि उन्होंने देखा था भाई दलित वर्ग में भी ऐसे बच्चे जो बहुत पढ़ना चाहते थे, भगवान ने तो सबको बराबर बना के भेजा है, ऐसा नहीं है कि दलित वर्ग के लोगों के हाथों में लिख दे तू तो मैला ही उठाएगा, नहीं ना। और जो ब्राह्मण है उनको लिख दे भाई तू ही पढ़ेगा, या और जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो कुछ नहीं किया ना, ये तो हमारे समाज में आने के बाद हो, तो समाज की कुरीति है, बुराइयां हैं, इनको हटाने के लिए और इन वर्ग के जो हरिजन और दलित वर्ग के लोग, इनको ऊपर उठाने के लिए जातियों में आरक्षण दिया गया। औरतों का विकास हो, क्योंकि हमारे देश में पहले से क्या, औरतों को पर्दा प्रथा, सती प्रथा और क्या बाल विवाह, पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ बुराइयां थी, तो उनको खत्म करने के लिए औरतों का विकास हो, क्योंकि एक औरत पढ़ जाती है तो समझ लो पूरा घर पढ़ जाता है, ये आपकी पूरी पीढ़ी ही पढ़ जाती है, पढ़ लेती है, समझ लो पूरे घर का विकास हो जाता है। तो इसलिए लिंग के आधार पर भी आरक्षण मिला, ठीक है भाई। तो आरक्षण और इस पे काफी बहस हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है। अब आगे चलते हैं अगले अनुच्छेद 16 पर। अब आते हैं भाई हमारे अनुच्छेद 16 पर। अब ये क्या कहता है, अब हमारा अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय, लोक नियोजन। अब लोक नियोजन को हम क्या कहेंगे, नौकरियां, ठीक है ना। लोक नियोजन के विषय में समानता। अब ये यहाँ यही बताया गया है कि किसी भी तरह की नौकरी हो वहां पर सभी को समानता हो, चाहे ये नहीं है कि भाई ये काम है, नौकरी के लिए भी एक आदमी जा रहा है, एक औरत जा रही है, तो कह रहे नहीं तुझे नहीं देंगे, चाहे उसके औरत के पास ज्यादा क्वालिफिकेशन हो, पर बोल दे नहीं भाई तुझे नहीं देंगे, तू एक औरत है, तू घर संभाल, आदमी को नौकरी देंगे, तो ऐसा नहीं है। या फिर ये बोल दे कि भाई तू तो दलित वर्ग से है, या तेरा काम तो मैं भाई अलग तरह का काम है, तू अलग काम करेगा और ये काम तो हम इन्हें देंगे या उसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन नौकरियों में सबको समानता। हाँ, पर जो आरक्षण है वो तो यहाँ भी है, आरक्षण के आधार पर वो एक अच्छा आरक्षण है, ठीक है ना, वही दलितों को ऊपर उठाने के लिए।
लोक नियोजन में क्या सरकारी नौकरियों के लिए है, यहाँ भी आरक्षण मिला हुआ है। चलिए अब आगे पढ़ देते हैं अनुच्छेद नंबर 17। अब यहाँ आ जाता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या है भाई, यानी कि छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता को हम समझ लेते हैं छुआछूत। पहले ये बहुत था, बहुत ज्यादा। हमारे देश में देश आजाद हुआ उस टाइम, और आजादी से पहले और आजाद हुआ तब, अभी जाके पिछले कुछ वर्षों में 15 20 25 वर्षों में इसका जैसे भी सरकार ने एक कदम उठाया है तब इसकी समाप्ति हुई, क्योंकि इसके खिलाफ कड़े नियम बने हैं। अगर किसी, वही बात है कि किसी चीज का डर ना हो तो कोई कानून लागू ही नहीं होता। अब ये है कि अगर किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत की जा रही है, कोई छुआछूत या कोई भेदभाव किया जाए तो उसे उठा के जेल या फाइन फाइन लगा देते हैं। ले भाई अब कर तू अंदर बैठ और अपने पैसे भर या जेल में बैठ, और अब तो बोल उसे कुछ, या उनके साथ बुरा व्यवहार कर या छुआछूत का व्यवहार कर। ठीक है ना। तो ये बात है, इसी को कहा गया अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता कहा गया। जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तो कम होता है, जाति के आधार पर ज्यादा होता है। कि जैसे कि किसी दलित वर्ग के इंसान को मंदिरों में जाने पर रोक लगा दे, बड़े आदमियों के घर जाए तो उनके घर अंदर ना जाने दे, बाहर बैठने के लिए बोल दे, या उनसे कोई बहुत ज्यादा काम, जैसे बंधुआ मजदूरी थी पहले, ये सब क्या था, दलित वर्ग के नीची जाति के लोगों के साथ होता था। पूरा दिन उनसे काम कराते थे, शाम को सुबह बस 2 टाइम खाने के लिए दाना दे दिया, अनाज दे दिया, ऐसा कुछ होता था। पर अब वो खत्म कर दिया है ना, उन्हें अच्छी नौकरियां मिलती थी, चाहे वो काबिल होते थे तब भी नहीं मिलती थी। तो अब ये सब भेदभाव खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है। तो ये है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अब ये जो अनुच्छेद 18 है ये बताता है उपाधियों का अंत। अब ये उपाधियां क्या है भाई, कौन सी उपाधियों को भाई खत्म कर रहे हैं, उपाधियों का अंत। तो भारत सरकार ने बोला कि जो पहले से जो उपाधियां मिली हुई थी, जैसे कि पहले अंग्रेजों के टाइम में उपाधियां मिल जाती थी, जैसे किसी को महाराजा, किसी को सर छोटू राम वगैरह ऐसे करके, किसी को राय बहादुर की, किसी को राय, किसी को नाइटहुड, किसी को नाइटहुड, ये उपाधियां दी गई थी। इनको खत्म कर दिया गया कि कोई भी इंसान अब इन उपाधियों को अपने नाम के आगे यूज नहीं करेगा। ठीक है ना। इन सब उपाधियों को खत्म कर दिया, क्योंकि इसी से भेदभाव बढ़ता था कि हाँ वो अपने नाम के आगे मैं राय बहादुर हूँ या मैं महाराज हूँ। ठीक है ना, ये सब हटा दिया गया। और विदेशी, अब एक और चीज है, अब आज के टाइम में भी अगर आप विदेशों में कोई पुरस्कार ले रहे हैं ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे, राष्ट्रपति से। विदेशों में पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है कि मुझे राष्ट्र विदेश में पुरस्कार मिल रहा है, विदेश में कोई उपाधि मिल रही है, तो राष्ट्रपति बताएं, राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। आपको अगर कोई नेशनल अवार्ड मिलता है, जैसे कि नेशनल अवार्ड्स में लगा लीजिए भारत रत्न है, या पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म श्री है, पद्म श्री, मेरी राइटिंग ऐसी है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, तो ये क्या है, आपको मिल जाते हैं। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अपने नाम के आगे भारत रत्न फलाना, भारत पद्म श्री नाम लगा दे अपने नाम के आगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ आप ये बोल सकते हैं कि मुझे पद्म श्री अवार्ड मिला है, मुझे भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है ना। आप इन्हें अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। पर जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, कोई इंजीनियर है तो वो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकता है, अब कोई सेना में है वो मेजर है, वो अपने नाम के आगे मेजर लगा सकता है, कोई कर्नल है वो अपने नाम के आगे कर्नल लगा सकता है। ये जो शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड जो पदवियां है ना, ये आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये डिग्री आपने कमाई है, आपने मेहनत करके ली है। मेहनत तो इनमें भी हुई, पर ऐसा नहीं है, इनको आप आगे नहीं लगा सकते नाम के। पर जब आप डॉक्टर है, एजुकेशन से रिलेटेड जो नाम है, इनको आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये था उपाधियों का अंत, आपको समझ में आ गया। इन उपाधियों को सबको खत्म कर दिया गया। और विदेशों में अगर आपको पुरस्कार मिल रहा है तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मुझे ये नेशनल अवार्ड मिला, पर ऐसा नहीं है कि मैं भारत रत्न, जैसे मेरा नाम है मंजू तो मैं बोल दूं मैं भारत रत्न मंजू, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से अब आप, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मेरे नाम के आगे लगेगा भाई हाँ डॉक्टर मंजू। इंजीनियर है तो इंजीनियर साहब या इंजीनियर, उनको ऐसे बुलाया जा सकता है। मेजर है उनकी पोस्ट, तो वो अपने नाम, मेजर उनके नाम के आगे लगेगा, जैसे मेजर विक्रम, कर्नल जो भी उनके नाम के आगे है, ऐसे उनको लगा सकते हैं।
तो ये अनुच्छेद 18 था। तो ये हमारे समानता का, समता यानी समानता का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, ये 14 से 18 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मौलिक अधिकारों को पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करी जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।